चलें जी, फिर हम शुरू करते हैं चैप्टर 9। पेपर आपका जो बी है उसका चैप्टर नंबर 9 है एम्पेयर्स लॉ। इसमें हमने जो पढ़ना है वो है बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है उसके बारे में हमने पढ़ना है। यानी आप ये समझ लें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये हमने पढ़ना है। और इसमें अगर आपको याद हो एफएससी पार्ट 2 में चैप्टर 14 का स्टार्ट था सबसे पहला, तो इसमें सबसे पहले हम उसी टॉपिक से शुरू करेंगे जो था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। अब ये जो ऑब्जर्वेशन थी सबसे पहले, ये एक साइंटिस्ट था और रस्टड, उसने ये ऑब्ज़र्व किया था। उसने ऑब्ज़र्व क्या किया था, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था एक करंट कैरिंग वायर जिसके अंदर से कोई करंट फ्लो कर रहा है। फ़र्ज़ कर लें इसमें करंट फ्लो कर रहा है वर्टिकली अपवर्ड। आपको डायग्राम नज़र आ रही है सबको बनते हुए? चले बेटा, थोड़ा सा वेट करते हैं, मेरा ख्याल है अभी शो हो जाएगी आपको। जी, अभी भी नज़र आना शुरू नहीं हुई क्या? किसी बच्चे को भी नहीं आ रही? अच्छा, ये एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो एक्सपेरिमेंट उसने क्या किया था कि एक कार्डबोर्ड जो है वो फ़र्ज़ किया इसके अंदर से वायर पास कर रही है, और इस बोर्ड के ऊपर उसने कुछ कंपास नीडल्स रख दी, और वो जो कंपास नीडल्स थी उन्होंने, कंपास नीडल जानते हैं ना, जिसके अंदर एक बार मैग्नेट लगा होता है, उन कंपास नीडल्स ने करंट कैरिंग वायर के इर्द गिर्द अपने आप को सर्कल में एडजस्ट कर लिया। जैसे ही वो करंट को ऑफ करता था, कंपास नीडल जो हैं वो अपनी अपनी असली ओरिएंटेशन की तरफ चली जाती थी, यानी अर्थ के नॉर्थ और साउथ की तरफ। लेकिन जैसे ही वो करंट को ऑन करता था, तो कंपास नीडल्स जो हैं वो अपने आप को सर्कल में एडजस्ट कर लेती थी वायर के इर्द गिर्द। तो इस चीज़ से ये पता चला कि करंट कैरिंग वायर के इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है जिसने कंपास नीडल्स को अलाइन किया सर्कल में। तो ये थी सबसे पहली डिस्कवरी जो ऑरस्टेड ने की थी, दैट अ करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। जब भी चार्जेस फ्लो करते हैं तो उनके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। अच्छा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर मैं इसको इस तरह से बनाऊं सर्कल की फॉर्म में, तो जिस तरह से आप ये डायग्राम देख रहे हैं, अगर हम स्क्रीन के बाहर की बात करें तो स्क्रीन के बाहर से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो राइटवर्ड है, और स्क्रीन के अंदर वाली साइड से लेफ्टवर्ड है। और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डिफाइन करना चाहें या डिस्क्राइब करना चाहें, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल के मुताबिक करना हमने ये है, अपने राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में रखना है, और जो हमारी फिंगर्स हैं, जो राइट हैंड की फिंगर्स हैं, ये हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगे। तो इस डायग्राम के मुताबिक राइट हैंड का थंब जो है, अगर हम इसको वर्टिकली अपवर्ड रख लें करंट की डायरेक्शन में, तो जो राइट हैंड की फिंगर्स हैं ये हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगी, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें इस वक्त नज़र भी आ रही है। और अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा मज़ीद एलैबोरेट करने के लिए करंट को आउटवर्ड कंसीडर कर लूँ, यानी फ़र्ज़ कर लें करंट जो है वो स्क्रीन से बाहर की तरफ आ रहा है, यानी आपकी तरफ आ रहा है आउटवर्ड, तो फिर राइट हैंड के थंब को अगर मैं आउटवर्ड रखूँगा, यानी स्क्रीन से बाहर की तरफ, तो आप इमेजिन करें जो हमारी राइट हैंड की फिंगर्स हैं
वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को शो कर रही होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर करंट आउटवर्ड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इन टू द पेपर होगी। इसी तरह अगर मैं फर्ज कर लूँ कि करंट इन टू द पेपर है, तो फिर आप अपने राइट हैंड के थंब को इन टू द पेपर रखें, देन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वुड बी क्लॉकवाइज। ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड इज क्लॉकवाइज। अगर करंट आउट ऑफ द पेपर होगा, then magnetic field would be anti-clockwise, and if current is into the paper then magnetic field would be clockwise। तो ये एक इनिशियल हमारी ऑब्जर्वेशन है जिसको हमने ज़रूर करना है। अच्छा, इसके बाद हमारा जो पहला टॉपिक है वो है स्टेट एंड एक्सप्लेन बायट-सेवर्ट्स लॉ। अच्छा, असल में हम ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसमें हम स्टडी करेंगे कि करंट कैरिंग वायर के या करंट कैरिंग लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसे निकाली जाती है या उस मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा। तो उसके लिए मेनली हम दो लॉज पढ़ सकते हैं। जो बेसिक लॉ है वो है बायट-सेवर्ट्स लॉ, और जो ज़्यादा अच्छा लॉ है कंपैरेटिवली उसे आप एम्पेयर्स लॉ कहते हैं। तो ये दोनों लॉज हमने इसमें पढ़ने हैं। ठीक हो गया। अच्छा, बायट-सेवर्ट्स लॉ जो है, सबसे पहले हम देखते हैं इसकी स्टेटमेंट क्या है। जी बच्चों, आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है और स्क्रीन भी नज़र आ रही है? ओके। अच्छा, बायट-सेवर्ट्स लॉ ये कहता है जी, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू करंट डिस्ट्रीब्यूशन। करंट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि किसी भी वायर वगैरह के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट एंड इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ ऑफ कंडक्टर से मुराद ये है जिस लेंथ के अंदर करंट को हम कंसिडर कर रहे हैं। तो ये इन दोनों के साथ डायरेक्टली डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड करंट डिस्ट्रीब्यूशन। यानी फ़र्ज़ करें कि यहाँ कहीं किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है और आपने उस वायर का एक थोड़ा सा हिस्सा कंसिडर किया, करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर, फ़र्ज़ करें I, और इसकी जो इफ़ेक्टिव लेंथ है फ़र्ज़ कर लें उसे आप डेल्टा L1 का नाम दे दें। इस लेंथ का की जो डायरेक्शन होगी वो बिल्कुल वही होगी जो करंट की डायरेक्शन है। और अगर आप इस करंट कैरिंग वायर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं और आपसे अगर वो ये कहता है कि पॉइंट P के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालें, तो बायट-सेवर्ट्स लॉ ये कहता है कि अगर पॉइंट P और करंट कैरिंग एलिमेंट जो है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ़र्ज़ करें R है, तो बायट-सेवर्ट्स लॉ ये कहता है कि B इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। करंट को अगर मैं I1 का नाम दे दूं, मल्टीप्लाइड बाय इफेक्टिव लेंथ डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, आपको स्टेटमेंट के मुताबिक जो मैंने फॉर्मूला लिखा है उसका पता चल गया सबको? Magnetic field is directly proportional to current and effective length and inversely proportional to the square of distance। ठीक है बच्चों? ओके। अच्छा, अब हम इसके मैथमेटिकल आप समझ लें अ काइंड ऑफ प्रूफ है या ये कह लें कि इस फार्मूला की डिस्कशन है, उसकी तरफ आते हैं। अच्छा, फ़र्ज़ कर लें हमारे पास यहाँ पर दो रैंडम वायर्स हैं। ये एक वायर ये वाली है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है I1, और एक दूसरी वायर है जो इसके करीब ही पड़ी हुई है, ये वाली, और इसमें फ़र्ज़ करें अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है I2। अच्छा, यहाँ पर स्पेसिफिकली इस टॉपिक में जो मैं अभी अभी आपको करवा रहा हूँ, यहाँ एंटी पैरेलल या अपोजिट करंट कंसिडर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो ये बस अपोजिट करंट
अभी इस डायग्राम में है तो मैंने बोल दिया, अदरवाइज़ इस प्रूफ के लिए या इस फार्मूला को डिस्कस करने के लिए करंट का अपोजिट होना नेसेसरी नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में आप कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, अब आप देखें, अगर मैं सिर्फ फर्स्ट वायर की बात करूं, फर्स्ट वायर कौन सी है, ये वाली, तो इसके अंदर करंट I1 फ्लो कर रहा है। तो इस I1 करंट की वजह से इस वायर के इर्द गिर्द कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड तो होगी। फ़र्ज़ करें वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह सर्कुलर है, जो मैंने अभी डॉटेड लाइन में रेड कलर का एरो लगाया है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये सेकंड वायर तक भी पहुंच रही है। फ़र्ज़ करें ये जो मैग्नेटिक फील्ड सेकंड वायर तक पहुंची है, उस फील्ड की वैल्यू को मैं B1 का नाम दे देता हूँ। इसी तरह अगर मैं सेकंड वायर की बात करूं तो सेकंड वायर में भी करंट फ्लो कर रहा है। सेकंड वायर कौन सी है, ये वाली, तो इसमें भी करंट फ्लो कर रहा है, इसकी वजह से भी कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। अब वो जो करंट है वो डायग्राम के मुताबिक थोड़ा सा डाउनवर्ड है। तो अब अगर मैं अपने राइट हैंड को डाउनवर्ड करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड की कुछ ऐसी डायरेक्शन आ रही है, ठीक है। तो जाहिर बात है इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेकंड वायर तक भी पहुंच रहा है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड को मैं B2 का नाम दे देता हूँ। जी बच्चों, आपको डायग्राम की कुछ समझ आ गई है जो मैं कहना चाह रहा हूँ? जी जी, जी सर, डायग्राम, कंप्लीट करें। जी, डायग्राम में मैंने आपको क्या बताया है कि यहाँ दो वायर्स हैं, एक में करंट I1 फ्लो कर रहा है, दूसरी में I2 फ्लो कर रहा है। I1 करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई है वो B1 है, वो दूसरी वायर तक जा रही है। इसी तरह I2 करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई है वो B2 है, और वो पहली वायर तक आ रही है। यहाँ तक क्लियर हो गया? जी सर। अब बच्चों फर्ज कर लें कि इन दोनों वायर्स में जो डिस्टेंस है उसको तो अभी हमने मेंशन नहीं किया, वैसे डिस्टेंस को आर का नाम दिया जा सकता है, वो आगे चल के हम देखते हैं। सबसे पहले आप इमेजिन करें कि फर्स्ट वायर में हमने एक ये थोड़ा सा एलिमेंट, वायर का लेंथ एलिमेंट कंसिडर किया, और इस लेंथ एलिमेंट को आप DS1 का नाम दे दें। अब इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो I1 था, लेंथ एलिमेंट जो है वो DS1 है। तो ये जो आपको इस वक्त प्रोडक्ट नज़र आ रहा है I1 इंटू DS1, इसको हम नाम देंगे, दिस इज़ एक्चुअली करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट वायर। आप ये समझ लें कि ये वो वाला एलिमेंट है या वो वाला प्रोडक्ट है जिसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिपेंड करती है। जाहिर बात है I1 की जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी, I1 की जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी मैग्नेटिक फील्ड उतना स्ट्रॉन्ग होगा। इसी तरह लेंथ एलिमेंट भी जितना ज़्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना स्ट्रॉन्ग होगा। किस मैग्नेटिक फील्ड की अभी अभी मैं बात कर रहा हूँ, B1 की, ठीक है। अब इसी तरह अगर मैं सेकंड वायर की बात करूं तो सेकंड वायर का भी एक थोड़ा सा लेंथ एलिमेंट हम कंसीडर कर लेते हैं, वो यहाँ पर फर्ज कर लेते हैं ये, जिसको मैं अभी अभी ब्लैक फिल कर रहा हूँ। और ये जो लेंथ एलिमेंट है इसकी वैल्यू है DS2, और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो है I2। तो मैं I2 इंटू DS2 को क्या नाम दूंगा, दिस इज एक्चुअली करंट एलिमेंट फॉर सेकेंड वायर। अब इसमें भी लेंथ और करंट दोनों आ रहे हैं, क्योंकि इसकी वजह से पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड यानी B2, इसकी वजह से पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड यानी B2 लेंथ पे भी डिपेंड कर रही है और करंट पे भी डिपेंड कर रही है। जी बच्चों, आपको डायग्राम की समझ आ गई है? देखिए, अगर आपको डायग्राम की समझ आ जाएगी तो फिर समझ लें आपको पूरे टॉपिक की समझ आ जाएगी। ये सारा का सारा टॉपिक डायग्राम पर ही बेस करता है। जी, क्लियर है? ओके, अब मैं थोड़ी सी आपको स्टेटमेंट के अंदर से बता देता हूँ। दो कंडक्टर्स हमने कंसिडर किए, दोनों में एक में करंट I1 फ्लो कर रहा है, दूसरी में I2 फ्लो कर रहा है।
और डिफरेंशियल लेंथ एलिमेंट हमने फ़र्ज़ कर लिया पहली वायर में DS1, ठीक हो गया। और अगर मैं इसको वेक्टर की फॉर्म में देखूंगा तो इसकी डायरेक्शन वही होगी जो करंट की डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड इसकी होगी DS1। और डिफरेंशियल करंट लेंथ एलिमेंट, इसको हम किस तरह लिखेंगे, I1 इंटू DS1, जो मैं डायग्राम में आपको बता रहा था। इसी तरह डिफरेंशियल करंट लेंथ एलिमेंट फॉर द सेकंड वायर वो होगा I2DS2, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने करना ये है, आपने इससे पहले मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में पढ़ा था कि करंट कैरिंग वायर अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाए, करंट कैरिंग वायर अगर किसी दूसरे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाए तो उस पर एक फोर्स लगती है, जिसे हमने कहा था फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। I1 लेंथ एलिमेंट का की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B1 है, जो सेकंड वायर के ऊपर एक्ट करेगी। और सेकंड वायर के लेंथ एलिमेंट की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फर्स्ट वायर पे एक्ट कर रही है। इसका मतलब है फर्स्ट वायर की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सेकंड वायर पर फोर्स लगेगी और सेकंड वायर की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फर्स्ट वायर पर फोर्स लगेगी। बच्चों, इस बात की समझ आ गई है आप सबको? जी, थोड़ी आ रही है। मैं इसको एक दफ़ा फिर आपको रिपीट कर देता हूँ इस पॉइंट को कि देखें, फर्स्ट वायर में हमने डिफरेंशियल करंट लेंथ एलिमेंट कंसीडर किया I1DS1। इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई है वो है B1, ठीक है। ISDS1 की वजह से ISDS1 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई है वो B1 है। वो मैग्नेटिक फील्ड सेकंड वायर पे एक्ट कर रही है। अब सेकंड वायर भी करंट कैरिंग वायर है, इसका मतलब है सेकंड वायर के ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। इसी तरह सेकंड वायर की का जो लेंथ एलिमेंट है I2DS2, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है वो B2 है और वो फर्स्ट वायर के ऊपर एक्ट कर रही है। तो इसका मतलब है फर्स्ट वायर के ऊपर भी एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट वायर सेकंड वायर पर मैग्नेटिक फोर्स लगाएगी और सेकंड वायर फर्स्ट वायर पर मैग्नेटिक फोर्स लगाएगी अपनी अपनी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। जी, इस पॉइंट की समझ आ गई है सबको या नहीं? जी बच्चों, सो तो नहीं गए आप लोग? सर ऐसे ही लग रहा है। क्या हो गया आपको? कुछ देर में सो जाएंगे। सर केयरफुल स्क्रीन रहें। भी शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही क्या? हो रही है मुझे तो। और नहीं जिसको हो रही। स्क्रीन शो हो रही है उसको समझ आ रही है या नहीं, नहीं आ रही? मुझे तो हो रही है। बेटा, जिसको स्क्रीन शो हो रही है उसको समझ आ रही है? सर मुझे भी। सर ये। जी, क्या कह रहे हैं, दोबारा बोलें। जी सर आ रही है। अच्छा, बस ठीक है। जिसको स्क्रीन शो नहीं हो रही भाई, लीव करके दोबारा ज्वाइन करूँ या फिर। दोबारा ज्वाइन करने की कोशिश कर लें या अपना नेट ठीक करवाएं या वेट करें। ठीक है, ये आपको मैं इंशाल्लाह यूट्यूब पे दे दूंगा तो उसमें देख लीजिएगा। अच्छा, कैरी ऑन करते हैं। अब मैं आगे मूव कर रहा हूँ। द मैग्नेटिक फोर्स DF12, ये जो हमने DF12 नाम रखा है ना, ये कौन सी फोर्स का नाम रखा है? दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन करंट एलिमेंट I2DS2। यानी ये किस वायर पे लग रही है? सेकंड वायर पे, ठीक है। ये किस वायर पे लग रही है? सेकंड वायर पे। ये सेकंड वायर पे लग रही है, ठीक हो गया। और ये कौन सी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लग रही है? बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड B1 की वजह से लग रही है। एक सेकंड, मैं ज़रा एक कॉल अटेंड कर लूँ। जी बच्चों, जाग रहे हैं?
बेटा अब हम कौन सी फोर्स निकालने लगे हैं? अब हम DF12 हमने एक फोर्स का नाम रखा है जो किस पे लग रही है? सेकंड वायर पे लग रही है। सेकंड वायर कौन सी है? सेकंड वायर में जो लेंथ एलिमेंट है वो इस तरफ है, और इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कौन सी एक्ट कर रही थी? फर्स्ट वायर की। ठीक है, फर्स्ट वायर की मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रही थी, और हमने मैग्नेटिक फोर्स निकालनी। अब आप देखें इसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है उसका नाम हमने रखा है DF12। ये किस पे लग रही है? सेकंड लेंथ एलिमेंट पे। लेंथ एलिमेंट जो करंट लेंथ एलिमेंट है वो कौन सा है? I2DS2। और ये हमने किसकी फील्ड के अंदर रखा हुआ है? फर्स्ट वायर की फील्ड के अंदर रखा हुआ है, यानी B1 के अंदर रखा हुआ है। तो मैग्नेटिक फोर्स जो आपने करंट कैरिंग लेंथ के ऊपर पढ़ी थी, बेसिक फॉर्मूला IL×B, यही फोर्स का फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज़ किया है। ठीक है, लेंथ एलिमेंट की जगह आ गया DS2, मैग्नेटिक फील्ड B1 आएगी क्योंकि B1 मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर एक्ट कर रही है, करंट फ्लो कर रहा है I2, और जो फोर्स लग रही है उसका नाम हमने रखा हुआ है DF12। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फोर्स का फॉर्मूला आ गया। ये फोर्स किस पे लग रही है? सेकंड वायर पे लग रही है, ड्यू टू द फर्स्ट वायर, ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट वायर। सिमिलरली अब हम एक और फोर्स कैलकुलेट करते हैं जिसका नाम हमने रखा है DF21। अब ये DF21 कौन सी फोर्स है? जो फर्स्ट लेंथ एलिमेंट पे लग रही है, और ये वाला लेंथ एलिमेंट हमने कहाँ रखा हुआ है? सेकंड वायर की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, इस पॉइंट की समझ आ गई? तो इस फोर्स को सेम उसी फॉर्मूला से, जो ऊपर वाला फॉर्मूला था, उसी फॉर्मूला से हम किस तरह लिखेंगे? करंट यहाँ फ्लो कर रहा है I1, लेंथ एलिमेंट है DS1, मैग्नेटिक फील्ड जो एक्ट कर रही है, बेटा इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पर आएगी B2। दिस इज नॉट B1, दिस इज B2, क्योंकि ये सेकंड वायर की मैग्नेटिक फील्ड है जो फर्स्ट वायर के ऊपर एक्ट कर रही है। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा DF21 इज इक्वल टू I1 DS1 इंटू B2 क्रॉस B2। ठीक हो गया, यहां तक समझ आ गई? जो अब सर आप बोल रहे हैं वो नहीं हो रहा। जो बोल रहा हूं वो शो नहीं हो रहा? देयर देयर कुड बी अ सिग्नल प्रॉब्लम आई गेस। थोड़ा सिग्नल इशू आ रहा है बेटा, इसमें आप परेशान ना हो, ये सारा रिकॉर्ड हो रहा है, और साथ ही साथ आपको मैं दिखा दूंगा फिर। जी अभी भी स्क्रीन शो नहीं हो रही? अटकी हुई है। किसी बच्चे को स्क्रीन शो हो रही है? किसी एक बच्चे को? ये सर हो रही है। B1 की जगह B2 लिखा है आपने ना? हाँ जी बिल्कुल, B1 की जगह मैंने B2 लिखा है। अभी भी स्क्रीन शो हो रही है? हाँ जी अभी हो रही है। ओके। अच्छा इसमें अब देखें, जी थोड़ा सा हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अगर आपको याद हो, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो चैप्टर पढ़ा था, उसमें हम कहते थे जी फर्ज करें एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है कोई, इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से थोड़े फासले पे r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है P, और उस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम लिखते थे KQ/r²। अब चूंकि यहाँ हम एक स्मॉल एलिमेंट की बात कर रहे हैं, स्मॉल चार्ज लिया है DQ, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है उसे हम DE का नाम दे रहे हैं। अब चूंकि यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर की फॉर्म में लिखा है, ऊपर आप एरो देख रहे हैं, तो इसलिए इसके साथ एक यूनिट वेक्टर भी लगा दिया। सेम इसी मेथड से हम करंट कैरिंग वायर के करीब किसी पॉइंट पर अपीयर होने वाली मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। अब आपने गौर से देखना है मैं ये फॉर्मूले किस तरह कोरिलेट कर रहा हूँ। देखें, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह लिख दिया मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि अब हम मूविंग चार्ज की बात कर रहे हैं।
और वो मूविंग चार्ज कहाँ पर है, वो करंट कैरिंग वायर के अंदर है। ये देखें, ये एक वायर है, एक रैंडम शेप की वायर हम कंसीडर कर रहे हैं, और इसमें कोई थोड़ा सा लेंथ एलिमेंट हमने ले लिया, ये वाला, और इस लेंथ एलिमेंट को डी एस के साथ हम जाहिर कर रहे हैं। और इसको अगर मैं करंट के साथ भी मल्टीप्लाई कर दूं, तो इस आई इंटू डी एस को हम क्या बोलेंगे, करंट लेंथ एलिमेंट। यानी इसमें करंट भी आ गया और वो वाली लेंथ भी आ गई जितने हिस्से की हम बात कर रहे हैं। अब इसकी वजह से किसी पॉइंट P पर, फर्ज करें यहाँ करीब कोई पॉइंट P है, इस पे अपीयर होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है डी बी, इसको हमने लिखना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखें, डिस्टेंस है r, यूनिट वेक्टर है वही जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है r हैट, ठीक है। तो इसको अब देखें, डी ई की जगह मैंने क्या लिख दिया, डी बी। इधर भी के कांस्टेंट था ऊपर, लेकिन ये कूलम्स कांस्टेंट था। यहाँ भी एक कांस्टेंट आ गया, बट दिस इज़ नॉट कूलम्स कांस्टेंट, ये एक कांस्टेंट है। डी क्यू जो चार्ज था उसकी जगह हमने करंट लेंथ एलिमेंट लिख दिया। आप जानते हैं करंट लेंथ एलिमेंट में करंट भी आता है और लेंथ एलिमेंट भी आता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो पैदा हो रही है वो सिर्फ करंट पे डिपेंड नहीं कर रही, वो उस वायर की लेंथ पे भी डिपेंड कर रही होती है जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है। तो इस ऊपर वाले फॉर्मूला में जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फॉर्मूला हमने लिखा था, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चार्ज की मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड वाला फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ करंट पे डिपेंड नहीं करती, वो उस लेंथ एलिमेंट पर भी डिपेंड करती है जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर दोनों चीज़ें शामिल होंगी। साथ क्रॉस प्रोडक्ट एज इट इज़ आ गया, और क्रॉस प्रोडक्ट हम ले रहे हैं किसके साथ, यूनिट वेक्टर के साथ। ये यूनिट वेक्टर क्या है, ये यूनिट वेक्टर असल में वेक्टर है फ्रॉम करंट लेंथ एलिमेंट टू द पॉइंट P, उसकी डायरेक्शन की तरफ, ठीक है। मैं फिर अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम द लेंथ एलिमेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी टू द पॉइंट एट विच वी वांट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। जी बच्चों, समझ आ गई है आपको। और नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर भी बिल्कुल वैसा ही है। अब ये जो कांस्टेंट है ना, जिसको हम यहाँ के कांस्टेंट का नाम दे रहे थे, दिस इज एक्चुअली म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई। ये भी एक एक्सपेरिमेंटल कांस्टेंट है। वहाँ पर कूलम्स कांस्टेंट था, यहाँ पर ये वाला कांस्टेंट है, और इसमें म्यू नॉट जो है इसे बोलते हैं परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू भी आप एफएससी में भी जानते हैं, यहाँ भी आप याद कर लें। ठीक हो गया। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसकी डायरेक्शन क्या बनेगी, डी एस क्रॉस आर, इससे डायरेक्शन का पता चलेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या बनेगी, जरा गौर से बताएं। डी एस लेंथ एलिमेंट का जो वेक्टर है उसको हमने रोटेट करना है आर हैट की तरफ, राइट हैंड रूल से। तो अब आप गौर करें, मैं यहाँ पर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक दूसरी डायग्राम बना देता हूँ। लेंथ एलिमेंट की तकरीबन ये डायरेक्शन है जो करंट की डायरेक्शन है, ठीक है, जो मैंने अभी अभी एरो लगाया है, और आर हैट की डायरेक्शन तकरीबन ये है डायग्राम के मुताबिक। तो अब अगर मैं लेंथ एलिमेंट को यानी डी एस वेक्टर को, अगर मैं डी एस वेक्टर को घुमाऊं किस तरफ, अगर मैं डी एस वेक्टर को राइट हैंड की फिंगर्स की मदद से घुमाऊं आर हैट की तरफ, तो आप अपना राइट हैंड करके देखें, आपका राइट हैंड इस तरह से एडजस्ट होगा कि थंब इन टू द पेपर जाएगा। थंब किस तरफ जाएगा, इन टू द पेपर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इस डायग्राम के मुताबिक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इन टू द पेपर बन रही है इस वक्त। ठीक हो गया।
अब आगे चल के अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड भी निकालना चाहते हैं तो वो भी हम निकाल सकते हैं। सिंपली आपने क्या करना है, आपने इसको ओपन कर देना है। इस फार्मूला को, क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला जब ओपन करते हैं, फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, सेकंड की मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ थीटा, एन हैट की भी मैग्नीट्यूड आ गई। हम जानते हैं यूनिट वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड 1 होती है, इसकी जगह 1 आ गया। डी एस की मैग्नीट्यूड जो है वो एज इट इज़ आ जाएगी, ये डी एस की मैग्नीट्यूड आ गई। साइन थीटा भी ऐसे ही आ गया, नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर भी आ गया, ये करंट आ गया। तो ये हमने फ़िलहाल क्या लिख दिया, मैग्नीट्यूड। इसी तरह अब ये तो हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे थे इस पूरी वायर के एक थोड़े से हिस्से की वजह से। अब वो थोड़ा सा हिस्सा कितना था, ये था। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि इस पूरी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, तो सिंपली आप क्या करेंगे, इंटेग्रल ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे। जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास टोटल वायर की वजह से पॉइंट पी पर अपीयर होने वाली मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। और वो आप देखें सारा का सारा वही फार्मूला है, सिर्फ हमने क्या किया है, पीछे एक इंटेग्रल ऑपरेटर अप्लाई कर दिया है। अब आप देखें यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम जानते हैं यूनिट वेक्टर आर हैट इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो अगर मैं आर हैट की जगह ये पुट कर दूं तो मेरे पास यही वाला फॉर्मूला जो है वो इस शक्ल में आ जाएगा। आर वेक्टर आ गया और नीचे आर की एक मैग्नीट्यूड जो है वो आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो गई और इसकी वजह से आर का क्यूब बन गया। तो देखें ये हमने एक फॉर्मूला बना दिया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर मूविंग चार्जेस या करंट। जी बच्चों, आप क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जस्ट करंट पर डिपेंड करेगी और जो मैग्नेटिक फील्ड है ये जस्ट लेंथ पर। नहीं 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 नहीं, देखें फार्मूला ओपन किया तो वही बेटा, कांस्टेंट ये वही देखें, आ रहा है ना। ये देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रही है चार्ज पर भी, चार्ज पे डायरेक्टली डिपेंड कर रही है चार्ज पे। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है करंट पे भी और लेंथ पर भी, दोनों पर। अब फाइनल फार्मूला में जो कुछ भी है वो भी जी आपको यही बता रहा है। फाइनल फार्मूला में भी देखें मैग्नेटिक फील्ड करंट पे भी डिपेंड कर रही है, लेंथ एलिमेंट पर भी डिपेंड कर रही है और डिस्टेंस के साथ तो इन्वर्सली डिपेंड कर रही है। ठीक है, ठीक है फिर। तो ये था आपका बायट सेवर्ट्स लॉ। बायट सेवर्ट्स लॉ में अभी हमने डिस्कस क्या किया है, बायट सेवर्ट्स लॉ की स्टेटमेंट, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म और बायट सेवर्ट्स लॉ का जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज़ करके हमने एक फॉर्मूला बनाया है जो सामने आपको लिखा नज़र आ रहा है इस वक्त, टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड नियर अ करंट कैरिंग वायर। ठीक है, सर क्लियर। अच्छा जी, अब नेक्स्ट एक और इससे कनेक्टेड ही क्वेश्चन है। और वो कनेक्टेड क्वेश्चन क्या है, सामने आप स्टेटमेंट भी देख सकते हैं, मैं आपको एक दफ़ा रीड करके भी बता देता हूँ। वो कह रहे हैं यूज़ बायट सेवर्ट्स लॉ टू डिटर्मिन द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट हैविंग डिस्टेंस आर, हैविंग डिस्टेंस आर अवे फ्रॉम द लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। तो अगर तो आपको सिर्फ बायट सेवर्ट्स लॉ के बारे में पूछेगा फिर तो आपने अभी पिछले वाला जो क्वेश्चन मैंने करवाया वो करेंगे। लेकिन अगर वो बाकायदा मेंशन करे कि स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है और उससे कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको बता दे कि अब फाइंड करें, तो फिर आप बायट सेवर्ट्स लॉ को यूज़ करके फार्मूला को थोड़ा मज़ीद सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे, जिस तरह मैं अभी अभी आपको करवाने लगा हूँ। तो अगले क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाएं, थोड़े अटेंटिव हो जाएं। अगर नींद आ रही है तो पानी शानी मुंह पे मारें, अगर लस्सी पी के बैठे हैं तो चाय पी लें ताकि थोड़े अटेंटिव हो जाएं। जी शुरू करें। यस सर।
अच्छा बच्चे ये देखें, हमारे पास ये एक वायर है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है इस डायग्राम के मुताबिक अपवर्ड, और इस वायर का एक थोड़ा सा लेंथ एलिमेंट, जिसको मैं अभी अभी रेड कलर का कर रहा हूँ, ये लेंथ एलिमेंट हमने फर्ज कर लिया और कंसीडर करें कि इसकी लेंथ है डी एस। ठीक हो गया। और इसकी लेंथ डी एस है और कोई पॉइंट है पी, और इस पॉइंट का वायर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अच्छा कौन बताएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है? जी, व्हाट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए कोई और वर्ड यूज किया जा सकता है क्या? नॉर्मल नहीं, नॉर्मल नहीं हो सकता, नॉर्मल भी हो डिस्टेंस सकता है, भी हो नॉर्मल भी हो जी। सकता है, नॉर्मल डिस्टेंस भी हो सकता है। लेकिन नॉर्मल तो टेंजेंट पर होता नहीं नहीं नहीं, नॉर्मल भी परपेंडिकुलर ही होता है 90 के एंगल पे। इसके अलावा कोई वर्ड? इसके अलावा हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि एक बात याद रखें, अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा तो वो मिनिमम डिस्टेंस होगा, इससे छोटा डिस्टेंस कोई नहीं हो सकता। यानी अगर मैं पॉइंट पी और वायर का मिनिमम डिस्टेंस देखूंगा ना, तो वो यही होगा, ये वाला, जिसे हमने कैपिटल आर से जाहिर किया हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा पॉइंट पी का लेंथ एलिमेंट से, जो लेंथ एलिमेंट डी एस हमने कंसीडर किया है, उससे जो डिस्टेंस है वो बचे आ रहा है स्मॉल आर, ये जिसको मैंने अभी अभी ड्रॉ किया है, और इसको हमने स्मॉल आर से जाहिर किया है। और ये वाली जो लेंथ है, ये वायर के साथ जो एंगल बना रही है दैट इज थीटा। और इसके अलावा एक थर्ड साइड भी हमारे पास आ रही है, वो थर्ड साइड है ये वाली, जिसको हमने एस के साथ जाहिर किया हुआ है। तो असल में हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है। और इस राइट एंगल ट्राइंगल में थीटा के सामने, आप देखें हमेशा थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, जिसके साथ 90 एंगल बन रहा होता है वो बेस होती है, और थर्ड साइड होती है हाइपोटेनस। तो इस ट्राइंगल में हाइपोटेनस है स्मॉल आर, परपेंडिकुलर है कैपिटल आर, और बेस है कैपिटल एस। तो अब हम आते हैं पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू के लिए। तो सबसे पहले तो हम इस थोड़े से लेंथ एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड अपीयर हो रही है उसकी वैल्यू लिख लेते हैं। हम जानते हैं, हमने मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ऊपर भी लिखा था साइन की शक्ल में, ये देखें ये वाला फॉर्मूला नज़र आ रहा है, सेम यही फॉर्मूला हमने यहाँ लिख लिया। है। यस सर। अब चूंकि यहाँ हम स्मॉल लेंथ एलिमेंट की वजह से बात कर रहे हैं, इसलिए अभी इंटेग्रल ऑपरेटर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सारा फार्मूला सेम ही है। अब डायग्राम में जो ट्रायंगल बन रही है उसमें हम पैथागोरस थ्योरम अगर यूज़ करें तो हमारे पास आ जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसी तरह अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन थीटा यूज़ करें तो ये होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो देखें परपेंडिकुलर यहाँ पर कैपिटल आर है और हाइपोटेनस स्मॉल आर था। स्मॉल आर की जगह हमने स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ से निकाल के पुट कर दी। यहाँ से स्मॉल आर किसके इक्वल आएगा? कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एस का स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट। तो अब क्या क्या करना है जनाब? अब हमने साइन थीटा की जगह ये पुट कर दिया और आर स्क्वायर की जगह ये पुट कर और दिया, स्क्वायर की जगह। और ऊपर वैसे का वैसे ही सारा कुछ आ अच्छा गया। सर, हमें वो फार्मूला याद रखना पड़ेगा। एग्जैक्टली exactly, ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको। अच्छा आप देखें, आई को साइड पे करके लिख दिया, कैपिटल आर साइड पे करके लिख दिया, बाकी सारा कुछ ये कांस्टेंट चीज़ें हैं इनको साइड पे लिख दिया। आप कैसे कह सकते हैं कि कैपिटल आर कांस्टेंट रहेगा? मुझे ये बताएं, अगर मैं इंटीग्रेट करूं और इसके ऊपर पूरी वायर के ऊपर लिमिट लगाऊंगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, तो क्या कैपिटल आर कांस्टेंट रहेगा?
या नहीं रहेगा, बताएं। नहीं रहेगा। बेटा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि कैपिटल आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कैपिटल आर पॉइंट पी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो इसीलिए चूंकि इसने कांस्टेंट रहना है तो हमने इसको साइड पे करके रख लिया यहाँ पर। अब चूंकि पूरी वायर के लिए निकालनी है तो आपने क्या किया, आपने इंटेग्रल ऑपरेटर अप्लाई किया, और वायर को हम कंसीडर कर रहे हैं कि वो इन्फिनिट लेंथ वाली है, तो इसको हमने माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर दिया इंटेग्रल को, और इस तरह से लिख दिया। हम ये भी जानते हैं कि हम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो पे जाएं, फिर ज़ीरो से प्लस इन्फिनिटी की तरफ चले जाएं। ठीक है बेटा, समझ आ रही है? पहले इन्फिनिटी फिर जीरो। लिमिट को दो हिस्सों में जीरो डिवाइड कर दिया ना, है ना। ये देखें लिमिट को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। माइनस इन्फिनिटी से पहले ज़ीरो आता है ना, ज़ीरो के बाद आता है प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो आपने इंटेग्रल को दो हिस्सों में लिख लिया। फिर अगले स्टेप में हमने क्या किया, हमने इस इंटेग्रल को उल्टा दिया। जब आप उल्टा देते हैं ना लिमिट को, तो फिर जो माइनस वाली लिमिट है वो प्लस में शिफ्ट हो तो जाती है। माइनस। ठीक है, अब ये दोनों जो हैं ये सेम लिमिट्स हैं, ये ऐड हो जाएंगी। जब दोनों ऐड हो जाएंगी तो आपके पास ये आ जाएगा, टू इंटू लिमिट ज़ीरो टू प्लस इन्फिनिटी। अब हमने क्या किया है, डी बी की वैल्यू पुट कर दी जो ऊपर हमने लिखी हुई थी, ये डी बी की वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पर पहले से हम जानते हैं कि कांस्टेंट क्या है, ये सारा कुछ कांस्टेंट है, इसको आगे चल के हम बाहर भी लिख लेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम ये देख रहे हैं कि नीचे जो वेरिएबल है, देखें वेरिएबल एस ही है क्या, बिल्कुल एस ही है। एस ये वाला डिस्टेंस था ना, अगर आप डायग्राम में देखें ये वाला डिस्टेंस था एस, दिस इज एक्चुअली एस। तो जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे ज़ीरो से प्लस इन्फिनिटी तो इस एस की वैल्यू ही चेंज होगी। इसका मतलब है हम लिमिट एस के मुताबिक अप्लाई कर रहे हैं, यानी एस इज़ द वेरिएबल। और वैसे भी यहाँ हमें डी एस भी नज़र आ रहा है, तो इससे भी पता चल रहा है कि एस वेरिएबल है। अब आप गौर करें, नीचे जो फैक्टर लिखा हुआ है एस का स्क्वायर है, और इसका जो डेरिवेटिव या डिफरेंशियल है वो ऊपर मौजूद नहीं है। इसका मतलब है यहाँ पर हम पावर फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते, इसलिए हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। ठीक है जी, समझ आ गई इसकी? मेरा आवाज कट रही है। ओके, मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पर चूँकि एस स्क्वायर का ऊपर डिफरेंशियल मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है हम इसको पावर फॉर्मूला से नहीं सॉल्व कर सकते, इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने लगे हैं। स्क्रीन आपको नज़र आ रही है सबको? नो, वो फिगर वाली आ रही है। अभी स्क्रीन, न्यू स्क्रीन नज़र नहीं आई, स्क्रीन अटक गई है क्या? नहीं सर, ऐसे ही है। ओके, अभी भी स्क्रीन नज़र नहीं आ रही क्या? चलें, आप ऐसा करें, आप बुक्स ओपन कर लें, मैं साथ साथ बोल भी रहा हूँ, तो आपको अभी चूंकि सिर्फ मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, आपको साथ साथ मैं बोलता जाऊँगा, समझ आ जाएगी। ओके, अच्छा इसमें क्या करना है जी, इसमें हमने एस को कंसिडर कर लिया आर कॉस थीटा के, कॉट थीटा के, कोटेंजेंट थीटा। तो इसका जब हम डिफरेंशियल लेंगे तो डी एस हो जाएगा, और उधर कॉट थीटा का डिफरेंशियल होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर माइनस थीटा, कोसाइन स्क्वायर। साथ फर्दर डी थीटा आ गया, और आर जो है ये कांस्टेंट है। इसी तरह अब हमने लिमिट को चेंज करना है, लिमिट एस की जा रही थी ज़ीरो से इन्फिनिटी तक, तो जब आप एस की जगह ज़ीरो पुट करेंगे तो ये वाला फैक्टर क्या बन जाएगा, ज़ीरो इज इक्वल टू आर कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। कॉट थीटा होता है कॉज ओवर साइन, यहाँ से कॉस थीटा ज़ीरो आ गया,
थीटा जो है ये आपके पास कॉज इनवर्स 0 यानी 90 डिग्री बन गया, यानी हमारी लोअर लिमिट जो है वो 90 डिग्री आएगी। अब हम अपर लिमिट फाइंड करने लगे हैं, एस की जगह इन्फिनिटी पुट करें तो आपके पास आर कॉट थीटा इन्फिनिटी आ जाएगा, कॉट थीटा इन्फिनिटी आ जाएगा। जब आप कॉट थीटा की वैल्यू लिखेंगे तो वो बनेगा कॉज ओवर साइन, इसको आप उल्टा के लिखेंगे तो साइन ओवर कॉज बन जाएगा, वो फिर इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल हो जाएगा यानी ज़ीरो। यानी ये देखे ना, ये ऐसे था ना कॉज ओवर साइन, ये था इन्फिनिटी यानी 1/0। तो जब आप इसको रेसिप्रोकल ले लेंगे साइन ओवर कॉज करेंगे तो आपके पास 0/1 यानी 0 आ जाएगा। फिर आप इसको जब इन्वर्स लेके जाएंगे तो थीटा का आंसर आ जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि साइन इन्वर्स 0 0 ही होता है। सो अपर लिमिट वुड बी 0। अब आपने ये सारा कुछ यहाँ पुट किया, म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाय 2 पाई, ये जो 4 पाई था इसका एक 2 इससे कैंसिल हो चुका है, तो इसलिए नीचे आपको 2 पाई मिल गया। ब्रैकेट के अंदर आपको सारा कुछ एज इट इज लिखा नजर आ रहा है। अब अगर मैं इंटेग्रल की लिमिट्स को उल्टा दूंगा तो ये नेगेटिव साइन जो है ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, ये देखें, ठीक है। बाकी आपके पास यही आ गया कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई ये। अब हम जानते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, बेटा नीचे से आर स्क्वायर को कॉमन भी निकाला है यहाँ से, और ऊपर से आर बाहर आया है, नीचे से आर स्क्वायर बाहर आया है, इसलिए ऊपर आर स्क्वायर हो गया और नीचे आर क्यूब हो गया। ये बाद में कैंसिल हो जाएंगे, जब ये कैंसिल होंगे तो सिर्फ नीचे एक आर बच जाएगा। ये मैं इंटेग्रल से पीछे की बात कर रहा हूँ। इंटेग्रल के अंदर क्या हो रहा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो है ये कोसिकेंट स्क्वायर थीटा में शिफ्ट हो गया। जब आप इसकी पावर को सॉल्व करेंगे तो एक स्क्वायर जो है ये इसकी पावर में जो 1/2 है उससे कैंसिल हो जाएगा, नीचे कोसिकेंट का क्यूब आ गया, अब ऊपर का स्क्वायर है ये भी कैंसिल हो गया। 1/कोसिकेंट को जब आप ऊपर लेके आएंगे तो वो साइन में शिफ्ट हो जाएगा, साइन थीटा। अब आप सिंपली इसका इंटेग्रल लिख सकते हैं, और साइन का इंटेग्रल होता है माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा वाला जो माइनस है उसको हमने बाहर लिख लिया यहाँ पर, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई कर दिया। कॉस 90 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, ये नेगेटिव साइन दोबारा पीछे आके उसको पॉजिटिव कर गया। तो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड नियर करंट कैरिंग वायर आ गया। अब आप देखें ये मैग्नेटिक फील्ड किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। एक तो ये डिपेंड कर रहा है मीडियम पर, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। दूसरा ये डिपेंड कर रहा है वायर के अंदर जो टोटल करंट फ्लो कर रहा है, और इन्वर्सली ये डिपेंड कर रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे। ये डिस्टेंस किसका डिस्टेंस है, ये उस पॉइंट का डिस्टेंस है जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चाहिए। यानी फ़र्ज़ करें ये पॉइंट है और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस वायर के सेंटर से बनता है आर, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी उसका ये फॉर्मूला होगा। जी बच्चों ठीक है, ये वायर से है ना डिफरेंट? एग्जैक्टली वायर के सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बच्चे आप यहाँ इसकी डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बिल्कुल वैसे ही आप फाइंड करेंगे जिस तरह आपने पिछले टॉपिक में की थी। यानी आप इसकी डायरेक्शन फाइंड करेंगे डी एस क्रॉस आर से। अब यहाँ देखें डी एस की डायरेक्शन क्या है। डी एस की डायरेक्शन ये थी ना, और आर की डायरेक्शन ये है पॉइंट की तरफ, ठीक है। अब आप डी एस को आर की तरफ घुमाएं इस तरह राइट हैंड की मदद से, इनटू द पेपर तो या वो इनटू द पेपर जाएगी, ठीक है। ऐसे घुमाना पड़ेगा, और जो थंब है वो जाएगा इनटू द पेपर, और ये किसकी डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है जी, क्लियर है। मैं एक दफ़ा आज के जो सारे लेक्चर्स हैं इनको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। फिर हमने
बायट सेवर्स लॉ पढ़ा, और उसके बाद हमने फाइनली बायट सेवर्स लॉ को यूज़ करके करंट कैरिंग वायर के करीब अपीयर होने वाली मैग्नेटिक फील्ड फाइंड की और यहाँ तक पहुँच गए। अब क्वेश्चन 3 हमने नहीं सर करना। तो ये ना एक दफा दोबारा बेटा आप पढ़ लीजिएगा, आप यही चाह रहे हैं ना कि मैं नेक्स्ट ना पढ़ाऊँ। लास्ट बिल्कुल सर। तो मैं नेक्स्ट नहीं पढ़ा रहा, डोंट वरी। नहीं सर, मुझे इच्छा नहीं पढ़ना। चलें आज इतना ही काफ़ी है। वैसे 2:15 ख़त्म होते हैं लेक्चर, 2 लेक्चर अगर हों तो। ओके बच्चों, ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने काफ़ी बायट सेवर्स लॉ से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें डिस्कस की हैं। तो इस लेक्चर को जितना आप गौर से देखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।